हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट का एग्जाम जल्दी ही कंडक्ट होने वाला है। ऐसे में क्वेश्चन पेपर को देखना बहुत जरूरी हो जाता है, खास तौर पे वो क्वेश्चन पेपर जो आपके रिसेंटली एग्जाम में आए होते हैं। तो यहाँ पर आज आपके सामने यूजीसी नेट पेपर 1 क्वेश्चन पेपर दिखाने वाले हैं 2025 का, यानी 2025 का क्वेश्चन पेपर है। और सिर्फ एक डेट का नहीं है, यहाँ 2 डेट के क्वेश्चन पेपर यानी 2 क्वेश्चन पेपर एक साथ सॉल्व करवाने वाले हैं। तो जल्दी से सब लोग यहाँ पर लाइव आ जाइए, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मैंने 3 जनवरी का क्वेश्चन पेपर पहले भी सॉल्व करवाया था, वो शिफ्ट 1 का था। लेकिन आज हम सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे 3 जनवरी, और साथ ही 6 जनवरी का भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं फर्स्ट शिफ्ट का। यानी आज होने वाली है मैराथन 2 क्वेश्चन पेपर की एक साथ। तो जिनको भी देखना है कि 2025 जनवरी में किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं, जल्दी से लाइव आ जाइए। वीडियो को एक बार लाइक एंड शेयर कर दीजिए, साथ ही कंफर्म कर दीजिए कि क्या आप सभी को मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है। एक बार कंफर्म कर दीजिए। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस के साथ में यूजीसी नेट पेपर 1 क्वेश्चन पेपर 3 जनवरी और 6 जनवरी 2 का। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आंसर करते जाना है। जतिन के स्मार्टफोन में सिम कार्ड लगा है। ठीक है, मैं यहाँ पर टाइमर भी ऑन कर देती हूँ, इसलिए कि प्रैक्टिस भी हो जाए आप लोगों की। चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे टाइम स्टार्ट हो चुका है। चलिए ठीक है, जतिन के स्मार्टफोन की बात करी जा रही है। हैज अ सिम कार्ड इंस्टॉल बट अमित टैबलेट इज विदाउट अ सिम कार्ड। Amit would like to access the internet using Jatin smartphone network connection. Which of the following could be used to connect that tablet device to the internet? जतिन के स्मार्टफोन से सिम कार्ड लगा है। जतिन के स्मार्टफोन में सिम कार्ड लगा है, लेकिन अमित के टैबलेट में सिम कार्ड नहीं है। अमित जतिन के स्मार्टफोन नेटवर्क कनेक्शन का उपयोग करके, यानी दूसरे के नेटवर्क कनेक्शन का उपयोग करके इंटरनेट एक्सेस करना चाहता है। तो टैबलेट डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी लोगों के सामने। क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी हम आपको प्रोवाइड करते जाएंगे, पढ़ते जाना है आपने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, टैथरी। जतिन के स्मार्टफोन में सिम कार्ड लगा है, लेकिन अमित के टैबलेट में नहीं है। यानी दूसरे से हमने इंटरनेट को एक्सेस किया, तो उसे हम क्या कहते हैं? टैथरिंग करना कहते हैं। टैबलेट डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए टैथरिंग, जैसे मोबाइल टैथरिंग होती है, सेम चीज है। यहाँ पर भी वही टैथरिंग का यहाँ पर भी इस्तेमाल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं क्वेश्चन का लेवल। टाइम स्टार्ट हो रहा है अब। क्वेश्चन नंबर 2 में एक तरफ है मेन फ्रेम, एक तरफ है लैन, जावा एंड रोम। जिसको भी इस बार का यूजीसी नेट में मेरिट लिस्ट में नाम लाना, याद रखिएगा 40% पे सिलेक्शन नहीं होता है। जितने ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाते हैं, उतना ही ज्यादा आपका बढ़िया परफॉर्मेंस रहता है, और मेरिट लिस्ट में आओगे तो नेट जेआरएफ क्रैक कर पाओगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाओगे। तो ऐसे में क्वेश्चन के आंसर करते रहना है। तो यहाँ पर इस तरीके का एक मैचिंग का क्वेश्चन आया है आप सभी में। मैचिंग के क्वेश्चन में है, सबसे पहले पूछा गया मेन फ्रेम। मेन फ्रेम जो आईसीटी टर्म है, उसका क्या मतलब है? फ्रेज यहाँ पर उससे मिलाने हैं। लैन क्या चीज है, लैन के बाद जावा क्या है, और रोम रीड ओनली मेमोरी। तो क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान सा है। क्वेश्चन डिफिकल्ट जरूर लग रहा होगा, बट डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यानी एक उच्च स्तरीय कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? जावा। जावा क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है। दूसरा है एक गैर वाष्पशील मेमोरी, जिसे आप पढ़ तो सकते हैं लेकिन उसमें लिख नहीं सकते हैं, तो वो क्या होगा? रोम, जिसमें आप कुछ भी एडिट नहीं कर सकते हैं।
फिर आता है इन कंप्यूटरों का उपयोग एयरलाइन कंपनियों द्वारा टिकट आरक्षण जैसे बड़े डेटा को संभालने के लिए किया जाता है। कैसे होते हैं वो? मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं। एक प्रकार का नेटवर्क जिसमें किसी घर या कंपनी के मीटर कंप्यूटर एक साथ जुड़े होते हैं, यानी एक लोकेलिटी में होते हैं। तो जब एक लोकेलिटी में हो गए तो वो क्या होगा? लैन होगा। सिंपल सा यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है लैन से जुड़ा हुआ। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है, जावा क्या है, रोम। ऐसे क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो 2 मार्क्स तो आपके 100% कंफर्म आएगा ही आएगा, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन। ठीक है राधा, मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। अब इनमें से इन्होंने कहा है बताइए कौन सा गलत है। क्वेश्चन नंबर 3, दो क्वेश्चन पेपर आज मैं एक साथ सॉल्व करवाने वाली हूँ, यानी मैराथन होने वाली है किसकी? आपकी यूजीसी नेट पेपर 1 की। इनमें से कौन सा गलत है? सत्य प्रस्ताव की एक विशेषता है, ट्रुथ इज एन एट्रीब्यूट ऑफ प्रपोजिशन, वैलिडिटी इज एन एट्रीब्यूट ऑफ एन आर्ग्यूमेंट, invalidity is an attribute of an argument और falsity is an attribute of an argument। अब आर्ग्यूमेंट और स्टेटमेंट दो चीजें मैंने आप लोगों को कल बताई थी। आर्ग्यूमेंट में क्या होता है और प्रपोजिशन में क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिए, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्यों? यहाँ पर लिखा है फॉल्सिटी इज एन आर्ग्यूमेंट ऑफ एन आर्ग्यूमेंट। मिथ्या तर्क का एक गुण है किंतु गलत है। असत्य तर्क की एक विशेषता नहीं होती है बल्कि ये कथन या प्रस्ताव की विशेषता होती है। वही अमान्यता तर्क की एक विशेषता होती है। ट्रुथ प्रपोजिशन में एक विशेषता है, वैधता तर्क की विशेषता है कि हमारा आर्ग्यूमेंट वैलिड है या नहीं वैलिड है, ये आपको देखना होता है। वैलिडिटी इनवैलिडिटी किस में चेक होती है? आर्ग्यूमेंट में। स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? प्रपोजिशन क्या? स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट में क्या चीज देखी जाती है कि वो ट्रुथ है या फॉल्स। तो ये तीन चीजें ऊपर की सही है, ऑप्शन नंबर डी गलत है। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। हाउ मेनी कोर नेशनल मिशन आर देयर इन द नेशनल एक्शन प्लान ऑन अ क्लाइमेट चेंज? क्वेश्चन नंबर 4, प्रतीक ने कहा है ऑप्शन नंबर डी, वेरी गुड। राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना में कितने मुख्य राष्ट्रीय मिशन हैं? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ संगीता। आज दो क्वेश्चन पेपर एक साथ करवाने वाले हैं, 3 जनवरी सेकेंड शिफ्ट का और 6 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का। 3 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूँ। 2025 अभी जनवरी में जो पेपर हुए हैं। तो राष्ट्रीय जलवायु जो मिशन है आपका उसमें कितने हैं? क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन नंबर डी 8। कब आया था ये प्रोग्राम? 30 जून 2008 को आया था। इसमें कौन कौन से मिशन है? राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय उन्नत ऊर्जा दक्षता मिशन, राष्ट्रीय सतत पर्यावरण मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र, ग्रीन इंडिया मिशन, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, जलवायु परिवर्तन के लिए सामरिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिकल स्क्वायर प्रोपोजिशन का एक क्वेश्चन आप सभी के सामने। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन हमारे सामने कुछ ऐसे भी आ जाते हैं कि जो हम कहे कि पहले नहीं पढ़े हुए। इन केस अगर ऐसा होता है तब क्या होगा? इफ ए इज ट्रू, इफ ई इज फॉल्स, इफ आई इज ट्रू, इफ ओ इज फॉल्स। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा?
इसके लिए एक टेबल भी बनता है जो मैं आपको जल्दी ही आपको बता दूंगी। बाकी अगर आप चाहो तो थोड़ा सा, अगर आप क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के बारे में जानते हो तो आराम से जान जाओगे। अगर ए सही है, इन्होंने कहा अगर ए सही है तो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5, कोशिश करिए आंसर करने की। ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी अगर ए सही है, हमारा ए सही है, हमने डायग्राम बना लिया, हमने कहा ए, यानी पॉजिटिव अगर हमारा सही है तो क्या होगा, हमारा यहाँ पर जो आई है ना, ये पॉजिटिव सही है तो ये भी पॉजिटिव सही होने के चांसेस हैं। लेकिन अगर ए सही है तो ई क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों में कोई एक ही सही होगा। यानी अगर आपने पहला भी ऑप्शन ध्यान से देखोगे ए का 1, तो आप बाकी को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। इन्होंने लिखा है यदि ई गलत है, अगर ई हमारा गलत है तो क्या होगा, ए अनिर्धारित होगा और आई जो है सही होगा। अगर ये गलत है, कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशनशिप किसके साथ है, आई के साथ है, कॉन्ट्राडिक्टरी विरोधाभास। यानी अगर ई गलत होगा तो हमारा सही क्या होगा, आई सही है। यदि आई सही है तो क्या होगा, आई सही है तो हमारा जो ओ है वो आगे गाड़ी नहीं बढ़ेगी तो ओ अनिर्धारित होगा, और जो ई है वो असत्य होगा, यानी ये गलत है और ये है अनिर्धारित, क्योंकि हमारा आई जो है वो सही है। फिर अगर ओ हमारा गलत है, ओ अगर हमारा गलत है तो इसका कॉन्ट्राडिक्टरी कौन है, ए। कॉन्ट्राडिक्टरी संबंध सही होते जाएंगे, सिंपल सा समझ लो, जो भी इनका विरोधाभासी होगा वो सही होगा। ठीक है, इस तरीके से अगर क्वेश्चन आए तो उसको सॉल्व करिएगा। अभी हम आपको क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन करवाएंगे, उसमें ये चीजें क्लियर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, एक शिक्षक एक सहयोगात्मक शिक्षण वातावरण बनाना चाहता है, कोलैबोरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट बनाना चाहता है, जहां छात्र वास्तविक समय में साझा दस्तावेज में एक दूसरे की मदद से असाइनमेंट तैयार कर सके। इस उद्देश्य के लिए कौन सा उपकरण सबसे उपयुक्त होगा। गाइस, एक महीना बचा है मुश्किल से, मई का। जून में आपका एग्जाम ही है। रिवीजन जितना ज्यादा करोगे उतना ही ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा एग्जाम में, ये मान के चलिए। गुड इवनिंग दीपशिका, आंसर करो बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 सही आंसर है। अब मान लीजिए यहाँ पर जिस भी ऑप्शन से आए, आपको ध्यान रखना है कि इन ऑप्शन से अगली बार भी आ सकता है, वो चाहे आरडीए बोर्ड्स हो, गूगल डॉक हो, स्क्रीन कास्टोमेटिक हो या माई। 6 का सही आंसर गूगल डॉक्स। विद्यार्थियों के द्वारा साझा दस्तावेज में एक दूसरे की मदद से असाइनमेंट तैयार करने के लिए गूगल डॉक्स का उपयोग किया जाएगा, क्योंकि एक ऑनलाइन वर्ड प्रोसेसर है जो दस्तावेज बनाने, उसे फॉर्मेट करने के साथ ही अन्य लोगों के साथ काम करने की सुविधा भी प्रदान करता है। क्या होगा, गूगल डॉक्स। 7, द बनारस संस्कृत कॉलेज वॉज सेटअप बाय। बनारस संस्कृत कॉलेज जो है वो किसने उसकी स्थापना की थी, क्वेश्चन नंबर 7। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 8, जोनाथन डंकन ने। बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, 1791 में जोनाथन डंकन के द्वारा की गई थी। कई क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट भी होते हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर है जोनाथन डंकन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सी कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजीज हैं।
इनमें से कौन सी सहकारी अधिगम रणनीतियां हैं? टीम पेयर सोलो, फिश बाउल, थिंक पेयर शेयर, थिंक जिक्सा या नंबर्ड हेड टुगेदर? क्वेश्चन नंबर 8 सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर ए। भाई टीम पेयर है, टीम बन रही है, यानी दो दो से ज्यादा लोग हैं, यानी आपस में मिलके काम कर रहे हैं, टीम पेयर सोलो। फिश बाउल कोऑपरेटिव लर्निंग में आएगा, थिंक पेयर शेयर भी आएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका जिग्सा वो भी आएगा, और नंबर्ड हेड टुगेदर ये सारी चीजें किसमें आती हैं? कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजीज में। क्वेश्चन नंबर 9, the automatic, often unconscious transfer of learning to another situation is known as। अधिगम के स्वतः बहुधा अचेतन दूसरी परिस्थिति में अंतरण को क्या कहा जाता है? मेंटल सेट, लो रोड ट्रांसफर, हाई रोड ट्रांसफर या मेमोरी स्पैन? जिन्होंने भी पहले एग्जाम नहीं दिया वो ये क्वेश्चन पेपर को जरूर ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि सेम ऐसा ही पैटर्न इस बार भी एग्जाम में आने वाला है। और ये क्वेश्चन अगर आप किसी बुक में सर्च करोगे, बता सकते हो कि कौन सा यूनिट का क्वेश्चन है ये, या कौन से चैप्टर से ये क्वेश्चन लिया गया है, या किस पर्टिकुलर बुक में है? आंसर नहीं होगा आपके पास। यही है अपडेटेड सिलेबस। क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन नंबर बी, लो रोड ट्रांसफर। अधिगम में स्वतः बहुधा अचेतन यानी ऑफन अनकॉन्शियस दूसरी परिस्थिति में अंतरण को लो रोड अंतरण कहा जाता है। यह निकट स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर स्थितियों से संबंधित है जहां निर्देश और सीखना समान होता है। टीचिंग एप्टीट्यूड वेरी गुड। ठीक है, ऐसे ही हाई रोड ट्रांसफर, लो रोड ट्रांसफर, इन सब की मैचिंग भी पूछी गई है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन से विश्वविद्यालयों की स्थापना का सही काल अनुक्रम क्या है? यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है क्वेश्चन नंबर 10 को। पहले भोज मुक्त विश्वविद्यालय कर्नाटका राज्य, नेताजी सुभाष मुक्त विश्वविद्यालय नालंदा, यशवंत राय चौहान मुक्त विश्वविद्यालय। ओपन यूनिवर्सिटीज पूछी गई हैं। ओपन यूनिवर्सिटी, क्वेश्चन नंबर 10 लेट्स सी द आंसर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सबके ईयर्स आप लोग याद कर लीजिएगा। नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय 1987, यशवंत राय चौहान मुक्त विश्वविद्यालय 1989, भोज मुक्त विश्वविद्यालय 1996, कर्नाटका 1996 और नेताजी सुभाष मुक्त विश्वविद्यालय 1997। हो सकता है कि सेम सीक्वेंस भी आ जाए, या ये भी हो सकता है कि इन्होंने एक दो चीज पूछ ली जाए। जैसे पहले स्टेटमेंट में अगर ये पूछ सकते हैं कि नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी का ईयर क्या है, या भोज मुक्त विश्वविद्यालय का जो ईयर क्या है, तो इन सबके ईयर आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, अब वहां पर ये वाला क्वेश्चन तो आएगा ही। एक एक्सेल का क्वेश्चन आता ही है। एमएस एक्सेल के बारे में यहाँ पर लिखा है, एक यहाँ पर शीट दी है उन्होंने, और उन्होंने कहा है कि कार्यपत्र के नीचे दिए गए स्नैपशॉट के संदर्भ में A4 प्रकोष्ठ में भरे जाने पर 10 20 30 यानी 10 20 30 के मानों को जोड़ने, यानी हमें क्या करना है, जोड़ना है के लिए निम्न सूत्रों को किसका, निम्न में से किसका प्रयोग किया जाएगा? यानी ऐसे कौन से फॉर्मूला है जो लगाए जाएंगे? ऑप्शन ए, बी, सी, डी और ई। जोड़ना है, तीनों को जोड़ना है, बताइए उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा?
हमें पता है जोड़ने का फॉर्मूला क्या होगा, सम होगा, सम से रिलेट करेगा, नेचुरल सी बात है। सम के बाद क्या होगा, पहला होगा A1 से A3 तक सम करना, पहला सही। दूसरा गलत। क्यों, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे जो इस तरीके से यहाँ पे कॉलन लगे हैं, यहाँ कॉमा लगा है। अगर कॉमा लगेगा तो तीनों में लगेगा, A1 A2 A3, तो ये सही हो जाएगा। सी A1 प्लस A2 प्लस A3, ए सही होगा, सी सही होगा और ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर ए। 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं 11, ठीक है। पहला ये फॉर्मूला लगेगा, दूसरे में A1 A2 A3 लगेगा, और तीसरा अगर हम यूज करते हैं तो सम करना है A1 A2 A3। क्वेश्चन नंबर 12, अगला क्वेश्चन हमारे सामने, वास्तविकता के अध्ययन के लिए वो दृष्टिकोण जो ये सुझाव देता है कि केवल अनुभव और इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त ज्ञान ही स्वीकार्य है, संदर्भित करता है क्वेश्चन नंबर 12। और इस क्वेश्चन का सही आंसर, 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। हमारी अगर इंद्रियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी हम क्या कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, किसके थ्रू, आपकी सिक्स सेंसेस के थ्रू। तो अनुभव की वर्ड ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन में है, अनुभववाद। अनुभववाद का ये दृष्टिकोण या ओपिनियन ये सुझाव देता है कि केवल अनुभव इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त ज्ञान ही स्वीकार्य है। अनुभववाद एक दार्शनिक मान्यता है जिसके मुताबिक ज्ञान का आधार ही अनुभव है। कई बार क्वेश्चन में ही आपका आंसर छुपा होता है, इसलिए बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ के आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 30, क्लासिकल स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन का फिगर पूछा गया है। आंसर करिए इस क्वेश्चन का। क्या होगा, जब हमें फिगर निकालना है, मूड फिगर निकालने के लिए पहले हमें क्या पता होना चाहिए, मिडिल टर्म। और वो जो मिडिल टर्म है वो आपके कंक्लूजन में नहीं आएगा। तो यहाँ पर मिडिल टर्म इनमें से कौन सा है, सारे महान वैज्ञानिक महाविद्यालय स्नातक है, कुछ पेशेवर एथलीट महाविज्ञान स्नातक है। तो मिडिल टर्म फाइंड आउट करिए, इसमें से मिडिल टर्म है कौन सा, मध्य पद कौन सा है, जो मेन यहाँ पर है वो कौन सा है, वो है हमारा ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन एक ऐसी चीज है जो प्रीमाइस 1 में भी आ रही है, प्रीमाइस 2 में भी आ रही है, लेकिन कहाँ आ रही है, लास्ट में। लास्ट में यहाँ देख सकते हैं फुल स्टॉप के पास है, यहाँ पर भी दूसरे में देखिए फुल स्टॉप के पास है। तो जब मान लीजिए प्रीमाइस 1 के स्टार्टिंग में और प्रीमाइस 2 के लास्ट में हो तो ये फिगर 1 बन जाती है। अगर दोनों ही लास्ट में हो तो क्या बनेगी, फिगर 2 बनेगी। अगर दोनों ही स्टार्टिंग में हो तो क्या बनेगी, फिगर 3 बनेगी। और अगर मान लीजिए प्रीमाइस 1 के लास्ट में हो और प्रीमाइस 2 के स्टार्टिंग में हो तो क्या बनेगी, 4 बनेगी। तो यहाँ पर कैसी है, लास्ट में है दोनों, तो क्या बनेगी, फिगर 2 बनेगी। सिंपल सा तरीका है, कॉलर वाला मैंने एक ऑप्शन बताया भी था आपको, डायरेक्ट निकाल सकते हो। मूड एंड फिगर किससे निकलती है, तो याद रखिएगा मध्य पद यानी मिडिल टर्म से निकलता है। मिडिल टर्म ऐसा होता है जो आपके कंक्लूजन में नहीं होता है।
तो अगर आपको मिडिल टर्म नहीं भी निकालना आता है तो ये देख लीजिए कि कौन सी ऐसी चीज है जो प्रीमाइस वन यानी पहले स्टेटमेंट और दूसरे स्टेटमेंट में आई है लेकिन आपके कंक्लूजन में नहीं आई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 आप देख सकते हैं, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, न्याय के अनुसार कारण भी कहा जाता है किसको? अकॉर्डिंग टू न्याय कारण इज ऑल्सो नोन एज। आज आपको दो क्वेश्चन पेपर एक साथ करवाने वाले हैं। हालांकि डीआई मैं बाद में कराऊंगी क्योंकि डीआई बहुत लेंदी थी, जो कि इस क्वेश्चन पेपर में अगर हम डाल देंगे तो आप हालत खराब हो जाएगी। तो उसको मैं अलग से सॉल्व करवाऊंगी जिससे चीजें समझ में आती जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 14, इन्होंने कहा है न्याय के अनुसार कारण भी कहा जाता है किसे? निमित्त कारण को। क्वेश्चन नंबर 14 ऑप्शन नंबर सी, न्याय के अनुसार कारण को निमित्त कारण के नाम से भी जाना जाता है। निमित्त कारण का अर्थ कोई साधन या कुशल कारण है, जो कि एक संस्कृत का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 15, मैंने आपसे कहा था ना लो ट्रांसफर, हाई रोड ट्रांसफर, फॉरवर्ड रीचिंग ट्रांसफर, बैकवर्ड रीचिंग ट्रांसफर की मैचिंग आई है। तो अब इस क्वेश्चन का जरा मान लीजिए एग्जाम में गए, हमने नहीं सॉल्व किए क्वेश्चन पेपर और डायरेक्टली वहां पर हमारे सामने ऐसा क्वेश्चन आ गया तो क्या करेंगे? क्वेश्चन को छोड़ना तो है ही नहीं है, क्वेश्चन को करना जरूरी है। साथ ही साथ इन केस अगर नहीं आता है तो तुक्का जरूर लगाना है, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है आपके कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 15 बताइए, इनमें से हाई रोड ट्रांसफर, लो रोड ट्रांसफर, ये सब क्या है? एक मैचिंग है। कई बच्चे जो हैं इस समय कैंडिडेट जो है एग्जाम देने जा रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि एग्जाम में पैटर्न कैसा आ रहा है। कई चैनल पे इतने इजी इजी क्वेश्चन दिखा दिए जाते हैं कि कैंडिडेट को लगता है अरे भाई साहब मेरी तो तैयारी है, और जब वही चीज एग्जामिनेशन में देखने को मिलती है फिर हालत खराब हो जाती है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो हमने देखे ही नहीं है। तो इसलिए क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जरूरी हैं। देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, निम्न सड़क स्थानांतरण यानी लो रोड ट्रांसफर किसे कहते हैं? सीखी हुई किसी बात का किसी अन्य परिस्थिति में स्वचालित प्रथा या अचेतन स्थानांतरण, अनकॉन्शियस ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ऑप्शन हाई रोड ट्रांसफर में क्या हो जाएगा? हाई रोड ट्रांसफर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, एक स्थिति से दूसरी स्थिति में सीखने एवं स्थानांतरण सचेतन। इसमें क्या होता है? सचेतन होता है। इसमें क्या होता है? अचेतन होता है। प्रयासपूर्ण अभ्यास। निम्न में हम अनकॉन्शियस हैं, कॉन्शियस हैं किसमें? हाई रोड में। फिर बात आती है फॉरवर्ड रीचिंग ट्रांसफर। फॉरवर्ड रीचिंग ट्रांसफर सीखने का स्थानांतरण, इसमें यह सोचना शामिल है कि सीखी गई बातों को नई स्थिति में कैसे लागू किया जाए, आगे बढ़ाना, फॉरवर्ड वाला। ठीक है। उसके बाद आता है आपका लास्ट यानी पिछड़ी पहुंच वाला यानी बैकवर्ड रीचिंग। क्या हो गई? बैकवर्ड रीचिंग ऑप्शन नंबर 2, सीखने का स्थानांतरण जिसमें किसी समस्या को हल करने में सहायक हो सकने वाली जानकारी के लिए पिछली स्थिति। ऑलरेडी हम बैकवर्ड की बात कर रहे हैं तो पिछली स्थिति की बात कर रहे हैं, पर गौर करना शामिल है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन यहाँ पर टाइमर इसीलिए लगाया है कि आपको वो समझ में आए कि एग्जाम जब आप देने जाओगे उस समय आपको किस तरीके से फेस करने हैं क्वेश्चंस को। माप के उस पैमाने की पहचान करें जिसमें पूर्ण शून्य बिंदु है।
यहाँ से दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं, या तो इन्हीं की ही एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं मैचिंग में, और या फिर इस तरीके की चीज पूछी जाती है कि बताइए किसमें आपको एब्सोल्यूट 0 पॉइंट मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 करेक्ट आंसर है सी, केवल सी, यानी रेशियो, यानी सिर्फ अनुपात एक ऐसी चीज है जिसमें कि आपको एब्सोल्यूट 0 पॉइंट मिलता है। रेशियो यानी कि अनुपात। क्वेश्चन नंबर 17, ये क्वेश्चन आपके पीवाईक्यू में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, आंसर करना शुरू करिए। इनके एग्जाम्पल भी आते हैं, NOIR स्टीवन की तरफ से दिया गया, वेरी गुड दीपशिका, और ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी पूछे गए हैं। और इस क्वेश्चन का सही आंसर, क्वेश्चन नंबर 17, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसको पूरा पढ़ना जरूरी है, सिर्फ ऊपर ऊपर से हमें बात नहीं करनी है। टिम बर्नर ली के द्वारा लाया गया, बिल्कुल सही जवाब है दीपशिका। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन 17 का सही आंसर सी बिल्कुल सही है। इंटरनेट के द्वारा अभिगम्य अंतर संबंधित हाइपरटेक्स्ट दस्तावेजों की प्रणाली टिम बर्नर ली द्वारा लाया गया वर्ल्ड वाइड वेब। क्वेश्चन नंबर 18, आंसर करना शुरू करिए अब। एक ऐसी घटना जिसमें किसी शब्द या अवधारणा के संपर्क में आने पर बाद में उससे संबंधित जानकारी को याद करना आसान हो जाता है, भले ही व्यक्ति को उस शब्द या अवधारणा की कोई सचेत स्मृति ना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? 2025 लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर जो आपको कहीं नहीं मिल रहा है, वो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, जिसको आप सॉल्व कर रहे हो, और इसी से ही मिलता जुलता क्वेश्चन पेपर इस बार भी आएगा। तो आपने क्या करना है, जो चीज आई है उसी से रिलेटेड पढ़ाई भी करनी है, जैसे कि आपको एक्सप्लिसिट मेमोरी, प्राइमिंग क्या है, इम्प्लिसिट मेमोरी और डिक्लेरेटिव मेमोरी, इन सबको भी पढ़ना होगा। जो जो पॉइंट आते जाए उसको नोट करते जाओ, गूगल पे डायरेक्टली सर्च मारो। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्राइमिंग। एक घटना जिसमें किसी शब्द या अवधारणा के संपर्क में आने पर संबंधित जानकारी को याद करना आसान हो जाता है, भले ही व्यक्ति को उस शब्द या अवधारणा की कोई सचेत स्मृति नहीं हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्राइमिंग कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, टाइम स्टार्ट हो रहा है अब। इनमें से कौन सी मीडिया पर तकनीकी नियंत्रण में विश्वास करता था? विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीव्ड इन द टेक्नोक्रेटिक कंट्रोल ऑफ मीडिया? जॉन मिल्टन, हेरोल्ड, रविन्द्रनाथ टैगोर या के रामाराव? चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, हेरोल्ड लैसवेल। हेरोल्ड लॉसवेल पर तकनीकी नियंत्रण के ऊपर विश्वास करता था। इन्होंने संचार का एक मॉडल भी, यानी कम्युनिकेशन मॉडल दिया था, जिसे एक्शन मॉडल भी कहा जाता है। ये संचार को एक तरफा प्रक्रिया के रूप में भी पेश करता है। तो सही आंसर लैसवेल। क्वेश्चन नंबर 20, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20, आंसर करना शुरू करिए अब।
पढ़ते जाइए। एग्जाम में जब आप पढ़ के जाओगे ना कोई चीज, अभी रिवाइज कर लोगे तो समझो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1902 की सिफारिश, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 की सिफारिशें, रिकमेंडेशन इनमें से कौन से थे? ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 20 सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर ई। 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया। इसकी निम्नवत अनुशंसा या रिकमेंडेशन थी: रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट, चेंजेस इन करिकुलम, चेंजेस इन द मेथड ऑफ एग्जामिनेशन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। आंसर करिए इस क्वेश्चन का। अब ये क्वेश्चन आ ही रहा है कंटिन्यू, मैंने आप लोगों को करवाया भी था। किस तरीके, बाइनरी, डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी। यहाँ क्या कह रहे हैं ये लोग, यही चीज कह रहे हैं कि यहाँ पर हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी ये सब चीजें दी गई है। इन्होंने कहा अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा। करके बताइए, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करके बताइए। वन वन जीरो जीरो वन 0.11। तो सबसे पहले तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वैसे ही निकाल लेना है, अगर आप चाहो तो, या शॉर्टकट निकाल सकते हो, और या फिर डायरेक्टली मान लीजिए जैसे 123 लिखा है तो 123 लिख दो, 1 2 3। ठीक है। अब जैसे मैंने क्या कहा था, मान लीजिए हम यहाँ पे किसका कर रहे हैं, 4 का कर रहे हैं, 4 बेस का कर रहे हैं, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 4 4 की पावर 0 इंटू दूसरे में क्या होगा 4 की पावर 1, आपस में क्या करना है, इनको जोड़ना है। ठीक है। फिर 1 लिखा है इंटू 4 की पावर हो गई 2, प्लस कर देना है। तो ये कितना बना, ये कितना बना, ये बना हमारा 16। भाई यहाँ पे 1 4 4 जा 16, 16 1 जा 16, यहाँ पर क्या हुआ 8 2 4 जा 8, यानी प्लस 8 लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, प्लस लिखेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 की पावर 0 है, तो 0 अगर है तो मतलब कि कोई वैल्यू नहीं होगी, तो इसका मतलब हम सीधे 3 को उठा के लिख सकते हैं। तो 16 8 और 33 कितना हुआ, 27 हुआ। सेम ऐसे ही अब 0.5 की बात आ रही है। अब तो 0.5 के लिए आप ये कर सकते हो कि इसके आगे ही प्लस करो। प्लस करने के बाद क्या लिखना है आपको, क्या लिखा है 123 2, तो 2 लिखो फिर से। 2 के बाद इंटू करो, बेस क्या है 4 है। अब यहां से एक हमने निकाल लिया था अलग, ये निकालना है अलग। 4 की पावर में -1 कर दीजिए। जब 4 की पावर -1 करेंगे तो यहाँ कितना निकलेगा 0.5, तो 27.5 भी आप इसको लिख सकते हो। सेम ऐसे ही करते जाना है सभी का ही। अब मान लीजिए 11001 है तो सेम सेम चीज यहाँ पर भी आपको करनी है। ठीक है। डबल 1 है तो अलग अलग यहाँ पर हो जाएगा इनका भी। जैसे कि मान लीजिए किससे स्टार्ट कर लेते हैं हम, पहले 0 की पावर से स्टार्ट कर लेते हैं, यानी 1, फिर आया 1, फिर आया 0, फिर आया 0, फिर क्या है 1, फिर 1 और फिर 1। ठीक है। ये चीज आई तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टार्टिंग, यहाँ पर सेम ऐसे ही पावर का इस्तेमाल करना है। कितना है 11001.11। ठीक है। 0.11 इसको अलग से करना, इसको अलग से करना। अब ये लिखा है या तो डायरेक्टली जैसे हमने आपको 2 4 8 16 वाला बताया था ना, 1 2 4 8 वाला, तो या तो वो यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो, या डायरेक्टली यहाँ पर भी वही चीज होगी आपकी। 1 है तो 1 की पावर यहाँ पे 2 की लिख लो, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, 2 का निकाल रहे हैं बाइनरी। 0 0 है, यहाँ पर हम 2 की पावर लिखेंगे 1, ये 0 है,
2 की पावर हो गई 2, इंटू करेंगे 2 की पावर क्या करेंगे यहाँ पे 3, फिर आ गई इंटू 2 की पावर 4। तो यहाँ पर जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 16, 8, 0, 0, 1, और क्योंकि 1 1 दिया गया है तो 1 1 की हमने अभी निकाली थी जिस तरीके से यहाँ पर, वैसे ही यहाँ निकलेगा। कैसे निकलेगा 1 इंटू 2, माइनस की पावर यहाँ पर -1 हो जाएगी। सेम चीज दूसरे में भी हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर स्टार्टिंग की चीज हम निकालेंगे तो वो निकलेगी 25। 25 ये है, 27 ये है। तो दो संख्याएं हमें पता चल गई 25, 27। हमें क्या लगाना है, आरोही क्रम में लगाना है। अब हमने देखना है कि 25, 25 तो निकला, 27 निकला, अब इससे आगे की कोई संख्या है या नहीं। तो अगर इस तरीके से हम चलते जाएंगे तो सबसे पहली हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी डी, यानी ऑप्शन नंबर ए। सेम चीज आएगी सबसे पहले, जब भी इस तरीके का डेसिमल चीज पूछी जाए तो सबसे पहले आएगा हेक्सा। हेक्सा के बाद क्या हो जाएगा हमारा, हेक्सा आएगा, नहीं 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 नहीं, ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सबसे पहले हेक्सा आएगा, हेक्सा के बाद आएगा ऑक्टल, ऑक्टल के बाद आएगा हमारा बाइनरी, और लास्ट में जाएगा हमारा बी। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना, सेम चीज है, फॉर्मूला लगाने वाली बात। तो यहाँ पर सबसे पहले जब भी ऐसी संख्या हो हेक्साडेसिमल, फिर ऑक्टल हो गया, फिर घट जाएगा 2 में, यानी जब भी डेसिमल से रिलेटेड हो तो बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, और फिर यहाँ पर जो 4 का बेस है वो लास्ट में डाला जाएगा। इस तरीके से भी डायरेक्टली आप लोग कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। अच्छा, क्वेश्चन अभी आप लोग देख रहे हो, क्या लग रहा है कि अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पेपर आता है तो आप उसको क्या कहोगे, मॉडरेट पेपर है, टफ पेपर है, या फिर इजी पेपर है? विभिन्न प्रकार के ईंधनों पर चलने वाले वाहनों से निकलने वाली कालिक उत्सर्जन का न्यूनतम से अधिकतम तक का सही क्रम बताइए। 22 क्वेश्चन नंबर। टफ है। और सोचिए, ये ऑलरेडी एग्जाम में पूछी जा चुकी है चीज। ये तो शुक्र मनाइए कि अभी आप लोगों को दिख रही है ना। मान लीजिए आप एग्जामिनेशन हॉल में गए, आप मुझे खुद से बताओ किसी भी बुक में इस तरीके के पैटर्न के कहीं भी क्वेश्चंस हैं? कोई बात नहीं है, क्वेश्चन सब समझ में आएंगे, और सबसे बेहतर तरीका है क्वेश्चन को समझने का, जितना हो सके अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लो। पेपर 1 में 50% क्वेश्चन पेपर रिपीट होते हैं या फॉर्मेट बदल के आ जाता है, लेकिन होते वहीं से ही है। क्वेश्चन नंबर 22 सही आंसर है सी, यानी सबसे पहले किसकी बात करिए, कालिक उत्सर्जन, जो कालिक आती है, पैदा करते हैं वो लोग, सूट इमिशन की बात करते हैं। न्यूनतम जिसमें कम है उससे लेकर ज्यादा तक, तो सबसे कम किसमें, हाइड्रोजन, फिर सीएनजी, फिर पेट्रोल और डीजल। कहते हैं ना, ये काला धुआं निकल रहा है, कालिक आ रही है, तो हाइड्रोजन जो होते हैं आपके वाहन होते हैं उसमें सबसे कम कालिक होती है, फिर सीएनजी हो गया, फिर पेट्रोल हो गया, और फिर हो गया डीजल। डीजल में सबसे ज्यादा होता है। तो यहाँ पर सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी। 23, टाइम स्टार्ट हो रहा है अब। इसीलिए कहते हैं, अभी भी देखो कई ऐसे कैंडिडेट भी हैं जो अभी सो रहे हैं, उनको लग रहा है एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दें, मई में तैयारी शुरू करेंगे, जून में तो एग्जाम आई है, 1 महीने में हो जाएगा सब कुछ। और यहाँ पर पैटर्न देखने के बाद आपको खुद समझ में आना चाहिए कि लेवल कितना हाई आ रहा है इस समय एग्जाम का। एक कोड में इंदौर को लिखा है KPFQTG, तो चेन्नई को कैसे लिखा जाएगा? क्वेश्चन नंबर 23 करके देखिए। आई, आई के बाद जे छोड़ दिया इन्होंने, आगे के बढ़ा दिया। सेम ऐसे ही सी है,
देखो क्या पैटर्न यूज हो रहा है। उक्त भाषा में चेन्नई को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? सी के बाद एक डी को हटा दिया, इधर ले गए हम ई, यानी हमारे ऑप्शन इन दोनों में से एक है। फिर देखो एन है, फिर क्या किया, एन के बाद ओ को मिस किया, पी लिया है, एन ओ पी। तो सेम ऐसे ही एच, आई के बाद क्या आ जाएगा, जे। अगर जे आ जाएगा तो सीधा सीधा हमारा सही आंसर क्या होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 23, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल। एक यहाँ पर गैप करते जा रहे हैं, एक कैरेक्टर यहाँ पे जो लेटर है उसका गैप करते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। बस हमने क्या करना है, जिस तरीके से ऊपर का इन्होंने बनाया है ना पैटर्न, बस वही पैटर्न हमने फॉलो करना है और आगे चलते जाना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। प्राचीन यूनिवर्सिटी, एंशियंट यूनिवर्सिटी से ये क्वेश्चन आपके सामने। विक्रमशिला प्रसिद्ध केंद्र था किसके लिए? चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, तांत्रिक बौद्ध मत का। विक्रमशिला तांत्रिक बौद्ध मत का केंद्र था और इसका निर्माण किसने किया, पाल वंश के शासक धर्मपाल ने 8वीं और 9वीं शताब्दी के बीच में। 25 क्वेश्चन नंबर। आधे से ज्यादा लोग तो ये समझ के वीडियो को छोड़ देंगे कि बड़ा टफ है, और फिर जब एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तब एक्चुअल में समझ में आएगा कि वो टफ था तो कोई टेंशन नहीं थी, बट अपन को क्वेश्चन के आंसर देखने चाहिए थे। व्यक्तिपरक इंटेंशंस की बात की गई है और उनके डिस्क्रिप्शन। सब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कन्वेंशनल क्या है, और सिनोनिमस क्या चीज होती है? बिल्कुल, भागलपुर बिहार में बख्तियार खिलजी ने डिस्ट्रॉय किया था तांत्रिक बुद्धिज्म, विक्रमशिला धर्मपाल ने स्थापना की थी। अब बताइए सब्जेक्टिव क्या चीज है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कन्वेंशनल क्या है, और पर्याय यानी सिनोनिम क्या है? क्वेश्चन नंबर 25, भक्ति ने कहा है सी, सही है कि नहीं? बिल्कुल सही जवाब है सी। सब्जेक्टिव क्या चीज होती है, उन सभी विशेषताओं का समूह जिनके बारे में वक्ता का मानना है कि वे वस्तुओं में विद्यमान है। ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य, उद्देश्य क्या है, किसी शब्द के विस्तार में सभी ऑब्जेक्ट्स। अब देखो ऑब्जेक्टिव यहाँ पर भी है, ऑब्जेक्ट्स द्वारा साझा की गई विशेषताओं का कुल सेट, यानी आपके कीवर्ड आपके उसी में सेंटेंस में ही है। फिर आता है नेक्स्ट, कन्वेंशनल यानी पारंपरिक, किसी शब्द का सामान्यतः स्वीकृत आशय। और लास्ट वन ये सिनोनिम, तो वो सिनोनिम किस में चला जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जब किसी शब्द वाक्यांश को किसी अन्य शब्द या वाक्यांश के संबंध में, संदर्भ में, जब किसी शब्द किसी अन्य शब्द के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है जिसका अर्थ समान हो। तो पर्याय का मतलब भी समान होता है, तो सीधा सीधा कीवर्ड निकल रहा है। कभी कभी चीजें अगर ध्यान से समझोगे तो क्वेश्चन में ही आंसर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, आंसर करना शुरू करिए अब। इनकोडिंग, डिकोडिंग, पॉलीसिमी और लेंथ। क्वेश्चन नंबर 26,
देखते हैं सही आंसर इस क्वेश्चन का। 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, इन कोडिंग करना। किसी विशेष कोड के अनुसार संदेश बनाने की प्रक्रिया। जब हम मैसेज किसी को भेजते हैं तो उसमें हमें क्या क्या चीजें रखनी है, क्या इमेज, टेक्स्ट, तो एक विशेष कोड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, मैसेज अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर कोड। डी कोड किसी संदेश को समझने के लिए कोड का उपयोग करने की प्रक्रिया। पॉलिसी की अनेक अर्थ यानी मैनी मीनिंग्स। लैंग्विस्टिक सिस्टम यानी एक भाषाई प्रणाली। इस क्वेश्चन का सही आंसर 26 सी। 27, अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों के सामने। इनमें से इनका जो है सही क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में आपको लगाना है। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, हिप हॉप म्यूजिक, हॉलीवुड, हेज कोड या चॉम्स्की प्रोपेगेंडा मॉडल। क्वेश्चन नंबर 27, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सबसे पहले क्या आया? ऑप्शन नंबर ए सबसे पहले क्या आया? ऑप्शन नंबर सी हॉलीवुड। सबसे पहले क्या आया? हॉलीवुड। हॉलीवुड के बाद ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन आया, फिर हे कोड आया, फिर हिप हॉप संगीत आया और लास्ट में आया चॉम्स्की का अधिप्रचार यानी प्रोपेगेंडा जो मॉडल है। अगला क्वेश्चन 28, किसको किसको ये पेपर देख के लग रहा है कि हाँ अगर ऐसा पेपर आ जाएगा तो हम कर लेंगे? किसको किसको लग रहा है कि अगर ऐसा पेपर आता है तो हमें कोई टेंशन नहीं होने वाली है, हम आराम से कर लेंगे? 4, 9, 12 के चतुर्थ समानुपाती और 16 और 36 के तृतीय समानुपाती का पता लगाइए। क्वेश्चन नंबर 28 बिल्कुल समझ में आएगा ध्यान से। अगर आप लोग इसीलिए कहते हैं, देखो हो सकता है क्लास में पूरी चीजें समझ में नहीं आए या थोड़ी समझ में आए। अरे भाई थोड़ी तो समझ में आएगी, पूरी नहीं आई तो थोड़ी तो समझ में आएगी, कोई टेंशन नहीं है। रिवीजन करेंगे तो सारी चीजें हमारे दिमाग में आनी शुरू हो जाएंगी। और अगर हम उस पैटर्न को सॉल्व ही नहीं करेंगे, हम इजी क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे, हम आज से 10 साल पहले का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एग्जाम टफ आ रहा है, हम इजी की तरफ जा रहे हैं, तो होगा क्या? एंड टाइम पे एग्जामिनेशन हॉल में हम सो जाएंगे। होता ही है बहुत सारे कैंडिडेट के साथ में। तो आंसर भी देखते जाइए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम आपको क्वेश्चन दिखा रहे हैं, हम आंसर भी दिखा रहे हैं आपको। तो क्या लिखा है? 4, 9 और 12 के चतुर्थ, फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो पहला प्रोपोर्शन 4, दूसरा 9, 12, इन्होंने कहा फोर्थ का बताना है, तो क्या करेंगे? 4/9 लिखेंगे। सेम वैसे ही 12/9 लिखेंगे। आपस में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा तो 4n हो जाएगा, 9 इंटू 12 हो जाएगा, तो 9 इंटू 12 कितना हुआ? 108। तो n की वैल्यू क्या निकलेगी? 4 से भाग दे देंगे, 27। अब 16 और 36 कहा है इन्होंने, फिर इन्होंने कहा है तीसरा समानुपाती निकालिए। तो 16 और 36 लिखा, 36 लिखा हमने n। तो क्या किया? 36 टू टाइम्स आ गया हमारे पास, इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर हुआ 1296, 16 से हमने भाग दिया 81। तो हमारी संख्या क्या निकलेगी? ऑप्शन नंबर बी 27 और 81। ध्यान से क्वेश्चन को अभी देख लीजिए कि किस तरीके से क्वेश्चन को निकालना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड दिया है, 4 निकालना है, आपने 27 निकाल लिया, तो काफी हद तक नियर अबाउट आप चले जाओगे नेक्स्ट को करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, समझ आ रहा है? किसको किसको समझ आ रही है चीजें कि क्या लेवल है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, आंसर करना शुरू करिए अब। ध्वनि या शोर निम्नलिखित मापदंडों द्वारा चिन्हित है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनें।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने 29, यानी अगर हमें साउंड और नॉइज को पैरामीटर देखने हैं, उनके पैरामीटर कौन से हैं? नागेश्वरी ने कहा है सी, देखते हैं सही है या नहीं। सही है, बिल्कुल सही है। ध्वनि या शोर, क्या चीज होगी? ऑप्शन नंबर, ध्वनि या शोर, ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी प्रेशर होना चाहिए, सी पावर होनी चाहिए, और ऑप्शन नंबर ई इंटेंसिटी यानी तीव्रता। द्रव्यमान, गुणवत्ता एलिमिनेट कर दीजिए तुरंत। क्वेश्चन नंबर 30, हायर एजुकेशन की मैचिंग। मैकाले मिनट जो दस्तावेज है उनके बारे में है। मैकाले मिनट, डिस्पैच ऑफ 1854, राजा राम मोहन राय मेमोरेंडम, और लॉर्ड मिंटो मिनट। क्वेश्चन नंबर 30, 3 जनवरी शिफ्ट 2 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें अभी आप। दीपशिका ने कहा है डी, देखते हैं सही है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी। मैकाले मिनट किस में चला जाएगा? मैकाले मिनट ऑप्शन नंबर 4, प्राच्य शिक्षा संस्थानों को बंद करना। अब हो सकता है अगली बार स्टेटमेंट दे दिया जाए कि मैकाले मिनट किससे संबंधित है, या रिकमेंडेशन कौन सी है, या डिस्पैच ऑफ 1854 की रिकमेंडेशन कौन सी है। तो होगा इसी से ही मिलता जुलता ही क्वेश्चन पेपर, याद रखिएगा। तो मैकाले मिनट ऑप्शन नंबर 4, डिस्पैच ऑफ 1854, निवासियों के बीच विज्ञान के ज्ञान को बढ़ावा देना। तीसरी चीज आ गई आपकी राजा राम मोहन मेमोरेंडम से संबंधित, तो वो कलकत्ता में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना हो गई इनकी। और लॉर्ड मिंटो मिनट किससे संबंधित है? नदिया में एक कॉलेज की स्थापना करने से रिलेटेड। 31, डायरेक्शन वाला एक क्वेश्चन है, रीजनिंग का आंसर करने की कोशिश करिए। एक महिला अपने मकान से, पहले तो पता होना चाहिए पूरब किधर है, पश्चिम किधर है, उत्तर किधर है, और दक्षिण किधर है। ठीक है, इन्होंने कहा दक्षिण में 70 मीटर चली। मान लीजिए दक्षिण की तरफ चली, दक्षिण इधर है, तो दक्षिण की तरफ चली, कितने चली? 70 मीटर चली। फिर वो अपने बाईं ओर मुड़ गई और कितना चली? 30 मीटर चली। फिर वो पुनः उत्तर की ओर मुड़कर 40 मीटर चली। यहां पर ये कितना था? 70, ये 40 मीटर चली। ठीक है, बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चली, फिर उत्तर की ओर मुड़कर 40 मीटर चली, तो वो अपने मकान की ओर चलती है। अब वो किस दिशा में चल रही है? क्वेश्चन नंबर 31, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पूर्व। यही बनाया था ना डायग्राम, सेम चीज, उत्तर पूर्व की ओर। क्यों? क्योंकि पूर्व इधर हो गया, पश्चिम इधर हो गया, उत्तर इधर हो गया, तो उत्तर दिशा की तरफ मुड़ी, तो उत्तर और पूर्व ये डायरेक्शन इसने पकड़ लिया। और जा किधर रही थी? दक्षिण की तरफ। इधर ही चल के आई थी ना, दक्षिण की तरफ चल के आई थी। तो अब किधर जा रही है? उत्तर और पूरब की तरफ। अब वे किस दिशा में चल रही है? उत्तर पूरब की दिशा में। ऐसे ही डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आएंगे जिसको आप लोग आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, आंसर करिए। ऐसे नहीं जेआरएफ मिल जाता है, ऐसे नहीं असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद ये बिल्कुल, ये 2025 के क्वेश्चन पेपर है वाजपेयी जी। अभी जनवरी वाले कहीं भी नहीं है, अभी यूजीसी की साइट पर भी नहीं आए हैं, लेकिन यहाँ हम आपको क्वेश्चन के साथ आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं। सोच सकते हो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। लेवल देखिए एग्जाम का, मनुष्य के विविध पदार्थों के साथ संसर्ग के रास्ते का प्रारंभ से अंत की ओर का सही क्रम बताइए। भाई साहब लैंग्वेज देखिए,
क्या क्वेश्चन डाले हुए हैं। लंग्स, सॉफ्ट टिश्यू ऑफ ऑर्गन, ब्लड, इनहेलेशन। क्वेश्चन नंबर 32 सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले क्या आएगा, अंतःश्वसन यानी इनहेलेशन, फिर आएगा लंग्स, लंग्स के बाद ब्लड और लास्ट में सॉफ्ट टिश्यू ऑफ ऑर्गेन्स। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 33, ये विचार किस नाम से जाना जाता है कि जिसके अनुसार इसके पहले कि बच्चे विश्व में अपनी भूमिका निभाने का कौशल प्राप्त करें, मीडिया बच्चों को दुनिया देखने की अनुमति देता है। अर्ली शो, अर्ली अप्रोच, अर्ली विंडो, अर्ली एक्सप्लोरेशन। भाई साहब किधर किधर से क्वेश्चन उठा के लाए हुए हैं। यूजीसी नेट पेपर 1 की बुक को तो मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ वहां से आ रहा है। भगवान जाने किधर किधर से उठा के दे रहे हैं ये। अर्ली विंडो कब की बात करी गई है, पहले के बच्चे पहले विश्व में अपनी भूमिका निभाने का कौशल प्राप्त करें, मीडिया बच्चों को दुनिया देखने की अनुमति देता है। क्वेश्चन नंबर 33 करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अर्ली विंडो, प्रारंभिक वातायन यानी प्रारंभिक विंडो। क्वेश्चन नंबर 34, जब कोई व्यक्ति रेटिंग स्केल पर लगभग हर आइटम पर एक ही तरह से प्रतिक्रिया करता है तो ये उत्तरदाता इनमें से किसमें संलग्न पाया जाएगा। टेलीस्कोपिंग, सेटिस्फाइंग, नॉन डिफरेंशिएशन या ऑप्टिमाइजिंग। क्वेश्चन नंबर 34 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, नॉन डिफरेंशिएशन। जब कोई व्यक्ति रेटिंग स्केल पर लगभग हर आइटम को एक ही तरीके से प्रतिक्रिया करता है तो वो अविभेदीकरण में संलग्न होता है यानी नॉन डिफरेंशिएट करता है, सबको एक ही तरीके से नाप रहा है। 35 क्वेश्चन नंबर, इस बार किसको किसको एग्जाम देना है यूजीसी नेट का, और इन पेपर को देख के क्या लग रहा है कि कितने परसेंट की तैयारी है आपकी। निम्न व्यंजक का 2 दशमलव स्थानों तक का सही मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 सिंपल सा करना है, ऊपर की संख्या नीचे की रहने दो, ऊपर की संख्या आपस में माइनस कर दो यानी 96 माइनस 1 कर दो तो कितना हो जाएगा, सी, सीधा सीधा आंसर निकाल दो। 0% की प्रिपरेशन है ओ भाई साहब। 35 का सही आंसर सी, क्यों, क्योंकि हमने डायरेक्टली ऊपर से ही निकाल लिया है आंसर। 0.96 माइनस 0.1, ठीक है, 0.86 इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगला क्वेश्चन 36, बताइए 16 के बाद में क्या आएगा। फाइंड द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द सीरीज गिवन बिलो। 36 क्वेश्चन नंबर, 1, 4, 27, 16। सही आंसर है डी 36, 1,
1 के बाद 2 का स्क्वायर हो रहा है, 3 का क्यूब हो रहा है, 2 का स्क्वायर हो रहा है, एक मिनट, 5 का क्यूब होगा, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर 16 की जगह पे क्या होगा, ये 16 के बाद क्या होगा इन्होंने पूछा है, तो 5 का क्यूब होना चाहिए। 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब होना चाहिए, यानी 5 इंटू 5 इंटू 5। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, इसका जो ऑप्शन है वो गलत है। 36 कैसे होगा, 16 के बाद ही वाला तो पूछा है, तो इन्होंने 125 क्यों लिख दिया यहाँ पे, जब यहाँ पर तो 125 है नहीं। अब या तो ऑलरेडी यहाँ पर 125 लिखा होगा, कुछ ऑप्शन में गड़बड़ है, 125 लिखा होगा और उसके बाद पूछा होगा कि क्या है, तो ऑप्शन में भी गड़बड़ हो सकती है या नीचे आंसर में भी। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, करना क्या है, यहाँ पे जब भी इस तरीके की कंफ्यूजन हो, यहाँ तो दोनों चीजें एक साथ लिखी है, लेकिन एग्जाम में या तो इंग्लिश में दिखेगा या हिंदी में दिखेगा, हाँ उसको ट्रांसलेट करके देख लीजिएगा, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा गलती किधर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37। अब ये क्वेश्चन कौन सी यूनिट का है, कौन बताना चाहेगा। इनमें से कौन सा डब्ल्यू जेम्स पॉटर द्वारा सूचीबद्ध व्यवहार हिंसा के संदर्भ चर है। ओ भाई साहब, कंटेक्चुअल वेरिएबल ऑफ मेडिकेटेड वायलेंस। इस समय इसमें जो मेरे को लगता है इस बारी जिन्होंने कट ऑफ ज्यादा करी, मुझे तो समझ में नहीं आया किस बेसिस पे ज्यादा करी, देखा जाए तो क्वेश्चन तो काफी टफ है उसके अकॉर्डिंग, कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है बिल्कुल, लेकिन क्वेश्चन टफ है, इनको अपना जो कट ऑफ है ज्यादा नहीं रखनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी ज्यादा गई इस बार। कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। 37 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, रिवॉर्ड। सी, डी, मीडिया चरित्रों के साथ तादात्म्य यानी आइडेंटिफिकेशन विद मीडिया कैरेक्टर्स, और ऑप्शन नंबर ई, मोटिव। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। इस समय वाटर ट्रीटमेंट से जरूर क्वेश्चन आ रहा है, तो 38 का सही आंसर बताइए जरा। और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया भाई, बिना कहे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इनमें से कौन सा जल की गुणवत्ता के भौतिक यानी फिजिकल पैरामीटर्स है, 38 क्वेश्चन नंबर। सही आंसर देखिए, ऑप्शन नंबर ए, सी, डी एंड ई, यानी टेम्परेचर, टर्बिडिटी यानी गंधलापन उसका, और टीएसएस तापमान, गंधलापन यानी अम्लीयता, टीएसएस जल की गुणवत्ता के भौतिक प्रचार प्राचल है। 39 क्वेश्चन नंबर। अब इस क्वेश्चन को देखिए जरा, इस बार जनवरी 2025 में 3 जनवरी 2025 को पूछा गया क्वेश्चन, जेड यानी मोड के बारे में पूछा है और उससे रिलेटेड उसकी प्रायिकता पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 39, कितने क्वेश्चन हो गए हैं, 39 भाई साहब। देखिए आंसर, ऑप्शन नंबर इन्होंने कहा है ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए का इन्होंने जो जवाब बताया है वो है 84, और ऑप्शन नंबर बी का जो बताया है वो बताया है 82। बट मुझे ये ऑप्शन सही नहीं लग रहे हैं, मुझे लग रहा है आप लोग इसको गूगल पे एक बार चेक कर लेना, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि जो पहला ए का ऑप्शन होना चाहिए, पहले ए का ऑप्शन 4 होना चाहिए और बी का ऑप्शन 3 होना चाहिए, सी का ऑप्शन ठीक है 1 है, और डी का ऑप्शन 2 है वो सही है।
तो इस हिसाब से अगर देखा जाए 4321 नहीं होना, ये ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग है। 2025 का पेपर है, अभी जनवरी में जो हुआ था। मोड की बात करी गई है यहाँ पे, स्टैंडर्ड, नॉर्मल, वेरिएट, जेड, इंटरवल, संभाव्यता, प्रायिकता। अभी सोचो, पिछली बार अभी व्यंजक आपने लास्ट उसमें देखे, अभी पहले जो मैथ के क्वेश्चन देखे, 3-4 मैथ के क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी इसको हम करवाएंगे। थोड़ा सा मुझे ये जो है ना क्वेश्चन को एक बार रीचेक करने दीजिए, क्योंकि मुझे ऑप्शन गलत लग रहे हैं यहाँ पे। तो एक बार मैं इस क्वेश्चन पे क्वेश्चन मार्क लगा रही हूँ, ठीक है, मैं रीचेक करके इसको आपको प्रॉपर करवाऊंगी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40। एपीए शैली हमेशा एग्जाम में आती है। 40 का आंसर करना शुरू करिए अब। क्योंकि क्लैरिटी भी तो मिल जाए ना कि क्वेश्चन गलत है कि आंसर गलत है। एपीए शैली में उनके प्रकट होने का सही क्रम कौन सा है? नेम ऑफ कॉन्फ्रेंस, ईयर ऑफ प्रेजेंटेशन, लास्ट नेम ऑफ ऑथर, लोकेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस। 100% आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा ही जाएगा ये। 40 का सही आंसर सी, बिल्कुल सही है। सी आंसर सही है, यानी सबसे पहले क्या आएगा? लास्ट नेम ऑफ ऑथर, प्रस्तुति का वर्ष, ईयर ऑफ प्रेजेंटेशन, पहले लेखक का नाम, प्रस्तुति का वर्ष, ठीक है, सम्मेलन यानी नेम ऑफ कॉन्फ्रेंस, और लास्ट में उस सम्मेलन का स्थान। एपीए फॉर्मेट। 41, अरे भाई साहब ये क्या दे दिया? कोई बता सकता है ये क्या चीज है? ये क्या लेकर आ गए आज हम आपके लिए? जल्दी से बताओ भाई, ये क्या लेकर आए हम आपके लिए? ये है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। क्या है ये? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है ये। सॉल्व करना शुरू करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर हम कहाँ पे थे? 40 पे थे। 41 क्वेश्चन नंबर, ध्यान से देखिए। 41 क्वेश्चन नंबर है कि विज्ञान किसकी कला है? साइंस इज द आर्ट ऑफ। साइंस इज द आर्ट ऑफ। अभी क्वेश्चन देखो पहले, फिर आपको आंसर भी दिखाते हैं इसका। आपको फाइंड आउट करना है। एक गेम खेलेंगे अब, ठीक है, एक गेम खेलेंगे। आपने बस मुझे इतना बताना है कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन सी लाइन में है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कौन सी लाइन में है, सिंपल सा आपको ये चीज बतानी है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, विज्ञान किसकी कला है? तो चलिए देखते हैं डायरेक्टली। अब ढूंढ के बताइए जरा, गेम हो रहा है, आंसर करिए जरा इस क्वेश्चन का। पढ़िए जरा कौन सी लाइन में है इस क्वेश्चन का आंसर। थ्योरी क्लासेस भी करवाते हैं, लेकिन आज मैंने स्पेशल मैराथन क्लास करी है क्वेश्चन पेपर की, क्योंकि क्वेश्चन पेपर से हमें पैटर्न पता चलता है एग्जाम का, ठीक है। हम जो लॉजिकल रीजनिंग है उसकी थ्योरी चल रही है, उसको भी कंप्लीट कराएंगे, बट क्योंकि यहाँ पर आपका ये जानना भी जरूरी है कि पैटर्न कैसा आ रहा है। तो क्या है इस क्वेश्चन का सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 1, विज्ञान किसकी कला है? ऑप्शन नंबर डी, ऑर्गेनाइजिंग एंड क्लासिफाइंग फैक्ट, तथ्यों को स्थापित और वर्गीकरण करने की, यानी ऑप्शन नंबर डी। 41 का ऑप्शन नंबर डी, विज्ञान तथ्यों को स्थापित करने, वर्गीकरण, स्टार्टिंग में ही है, डीलिंग विद फैक्ट्स, सीक साइंटिफिक सोर्स फॉर देयर टेस्टिंग वेयर एवर इज पॉसिबल। अलग से कुछ जानने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं पड़ी। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। चलो अब दूसरा, ये पता लगाने के लिए कि कोई तथ्यों का सामना कर रहा है, उसे किस चीज का परीक्षण करना चाहिए? वैज्ञानिक स्रोतों का प्रयोग करके,
अपने मनोभावों से निर्देशित होके, अपने निकट संबंधियों से निर्देशित होके या तथ्यों को झूठा बनाकर। तथ्यों का पता लगाने के लिए कोई तथ्यों का सामना कर रहा है, किसका परीक्षण करना चाहिए? आंसर करिए। अलग से कुछ करने की जरूरत है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत इजी। फिफ्थ लाइन में ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपका सामना तथ्यों के साथ हो रहा है, तो जहां कहीं भी संभव हो वैज्ञानिक सोर्सेस की तलाश कीजिए। यही चीज है ना यहाँ पे। ठीक है, क्या करना चाहिए? वैज्ञानिक स्रोतों की का प्रयोग करना चाहिए। 42 का ऑप्शन नंबर ए। 43, इनमें से कौन सा सही है? मैडम क्यूरी तटस्थ नहीं थी। मैडम क्यूरी का धातु के बारे में एक सपना था, यानी मेटल के बारे में ड्रीम था। मैडम क्यूरी ने विज्ञान के सिद्धांतों का अनुसरण कर रेडियम की खोज की थी, या मैडम क्यूरी पहले ही जानती थी कि रेडियम कैसा था? बताइए मैडम क्यूरी के बारे में। Madam Curie stared out in search of radium when nobody knew that radium was like they did not know how many molecules to the atom. मैडम क्यूरी ने जब रेडियम की खोज आरंभ की तब कोई नहीं जानता था कि रेडियम कैसा होता है। क्या होगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का? मैडम क्यूरी ने विज्ञान के सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए रेडियम की खोज की थी। विज्ञान के कतिपय सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए। बस आपको ऐसे ही क्वेश्चन को फाउंड आउट करना है, बिल्कुल ऐसे ही। 44, मैन ऑफ साइंस आर, क्वेश्चन नंबर 44, वैज्ञानिक कैसे होते हैं? मैन ऑफ साइंस आर तथ्यों को परिवर्तित करने के प्रवर, तथ्यों के मिथ्या निरूपण करने वाले, दुनिया में सर्वाधिक सही विचारक या गलत तरीके से सोचने की प्रवृत्ति रखने वाले। मैन ऑफ साइंस या वैज्ञानिक कैसे होते हैं? आप कह रहे थे ना रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे सॉल्व करते हैं। अब आपको पता चला, अपना दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ आपको उस डायरेक्टली पढ़ो सेंटेंस को, उसी में ही आ जाएगा। Scientists are the most accurate thinkers in the world because they are searching for whatever is there, not for they would like to find there. वैज्ञानिक सर्वाधिक सही विचारक होते हैं क्योंकि वे उस चीज को खोज रहे होते हैं जो मौजूद है, ना कि उस चीज को जो वहां वे खोजना चाहते हैं। तो वैज्ञानिकों के बारे में क्या है, दुनिया में वो सबसे सर्वाधिक सही विचारक माने जाते हैं। 44 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ये है आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। मैडम क्यूरी ने खोज की थी किसकी? मैनी मेटल्स, रेडियम, मॉलिक्यूल या एटम। मैडम क्यूरी किसके लिए फेमस थी यार? अपने को नॉर्मल भी पता है मैडम क्यूरी के बारे में। बताओ जरा सेंटेंस में देख के कि मैडम क्यूरी ने किसकी खोज की थी। अभी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन समझ में आ गया आपको कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए हम लोगों को अलग से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, स्टेटमेंट में ही सारे के सारे ऑप्शंस दिए हैं। मैडम क्यूरी ने किसकी खोज की थी? साफ साफ लिखा है, मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी, आपके सामने ही है। सर्च ऑफ रेडियम, रेडियम की खोज की थी। यहाँ पर कितने क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए? 45 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। किसके? 3 जनवरी 2025 शिफ्ट 2 के। 3 जनवरी शिफ्ट 2 के 45 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं। अब हमारे पास है नेक्स्ट पेपर जो कि है 6 जनवरी का। किसको देखना है 6 जनवरी का पेपर या कल करवाएं? 6 जैन 2025 शिफ्ट 1 का ये क्वेश्चन पेपर विद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन
किसको किसको करना है अभी या कल करवा दे, जैसा आप लोग बताइए। कल करवा दे, एक बार ही सब लोग थोड़ा बता दो भाई, कल करवा दे। कुछ लोग कह रहे हैं कल करवा दो, कुछ कह रहे हैं आज करवा दो। अभी क्या हो गया, 1 घंटा हो चुका है, ठीक है। पहले इसको ही दिमाग में बिठा लो, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि क्वेश्चन आज काफी टफ थे, ठीक है। इसलिए यहाँ पर मैं इसको एंड करती हूँ। कल के क्वेश्चन के लिए भी ये मैं क्वेश्चन दे रही हूँ आपको। अगला क्वेश्चन नंबर 1, टेक अ स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट लीजिए और कल आते ही इस क्वेश्चन का आंसर करना है। और जाने से पहले सबसे पहले एक चीज बताइएगा कि यहाँ पर आपको हमारे चैनल पर ये जो कंटेंट आपको देखने को मिला, इससे आपको कुछ समझ में आ रहा है कैसे तैयारी करनी है। और ये जो क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, जो हमारे चैनल पे हैं, इसको आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है कैंडिडेट्स के साथ में, अपने ग्रुप्स में, जिससे कि वो लोग भी यहाँ पर देख पाए कि कैसा पैटर्न आ रहा है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, बाकी फिर धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कल करवाएंगे, ठीक है, कल करवाएंगे आपको। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच। क्लास कब से स्टार्ट हुआ था अनुश्री बेटा, मैंने आपको भी लिंक शेयर किया था। क्लास स्टार्ट हुए 1.5 घंटा हो रहा है, कम से कम 1.5 घंटा होने जा रहे हैं, ठीक है। चलो, कौन सा यूनिट में ज्यादा ध्यान देना चाहिए, इस समय सारी ही यूनिट इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो चीजें नहीं आ रही हैं, जैसे करंट अवेयरनेस से चीजें आ रही हैं, जीके से आ रही हैं, आईसीटी से सबसे ज्यादा चीजें आ रही हैं, तो पैटर्न को देखिए। अभी आपने 45 क्वेश्चन देखे, आपको पता लग जाएगा कि कौन सी चीजें हैं जो सबसे ज्यादा इस समय पूछी जा रही हैं। तो क्वेश्चन पेपर टैली करिए 2020 से अभी तक के सारे हमारी प्लेलिस्ट में भी हैं। क्वेश्चन पेपर की बुक हमारे टेलीग्राम पे भी है, टेलीग्राम का लिंक इसी कमेंट सेक्शन पे मैंने पिन कर दिया है। टेलीग्राम ज्वाइन करिए, फाइल सेक्शन पे जाइए, बुक डाउनलोड कीजिए, क्वेश्चन पेपर और रिवाइज करना शुरू करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।